भारत के संविधान में दिए गए 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश भर में त्रिस्तरीय नगर निकायों का गठन का प्रावधान किया गया। इस त्रिस्तरीय जो नगर निकाय के गठन का चेंजेस था, जो अमेंडमेंट था, वो 74 जो अमेंडमेंट हुआ उसमें संपूर्ण किया गया और स्थानीय प्रशासन के विषय को कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सूची के अंतर्गत जो पांचवी प्रविष्टि के रूप में इंक्लूड किया गया या उसको शामिल किया गया। नगरीय स्थानीय शासन की रचना राज्य सरकार की इच्छा से होती है और ये इच्छा जो है वो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधि के रूप में व्यक्त होती है, क्योंकि इच्छा का एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बी थर्ड ईयर में पढ़ा था रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा सिर्फ इच्छा बन करके रह गई क्योंकि उसका एक्टिवेशन नहीं हो पाया। ही वॉज विशिंग that the major part of the society think positive, but he cannot identify then how many peoples on the counting by the finger we can count how the people of society think positive or think a general will. So जिस तरह से उसकी सामान्य इच्छा का एक्टिवेशन नहीं हो पाया, उसी तरह से जो स्थानीय प्रशासन है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की विश होती है, बट ये जो इच्छा है उसको हम एक्टिवेशन यदि नहीं देते हैं तो उस गुडविल का हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता। सो वो जो गुडविल है उसको कन्वर्ट करने का काम जो है वो आपका राज्य विधानमंडल है वो करता है, और राज्य विधानमंडल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रह करके एक संवैधानिक विधि के अंतर्गत कानून के रूप में इस चीज़ को कंप्लीट करता है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित इस विधि के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए न केवल नगरीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, बल्कि नगरीय विकास से संबंधित उनके दायित्वों, उनकी शक्तियों, आर्थिक संसाधनों, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। स्थानीय शासन की व्यवस्था और नगरीय विकास के दायित्व को दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में उसमें रखा गया है। भारत में नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात एवं वृद्धि के आधार पर नगरीय स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं का संगठनात्मक अध्ययन हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन इकाइयों का जो बेसिकली स्थानीय क्षेत्र में कार्य है वो सफाई, जल निकास, मल निस्तारण, स्थानीय रोशनी का प्रबंधन आदि इनके काम हो सकते हैं या दिए जाते हैं। नगरीय विकास से संबंधित अन्य अनेक आयामों में जैसे आवास की व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य का प्रबंधन, उसके साथ में नगर में पर्यवेक्षण, संचार के साधनों की व्यवस्था, शिक्षा का प्रबंधन, बिजली की आपूर्ति, सड़क का निर्माण और बिजली का प्रबंधन जो है आदि अनेक काम ऐसे हैं जो इन इकाइयों के माध्यम से कंप्लीट किए जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि स्थानीय शासन की व्यवस्था और नगरीय विकास के दायित्व पृथक पृथक विषय हैं और भारतवर्ष की नगरीय संस्थाओं को नगर विकास का समूचा दायित्व नहीं सौंपा गया है। नगरों के आयोजन तथा प्रसार को सुनिश्चित स्वरूप देने के लिए पृथक प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण किया गया, जबकि सफाई और रोशनी आदि की व्यवस्था नगरपालिकाएं, नगर निगम व इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में 20वीं शताब्दी से नगरों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई, क्योंकि जब हमारी संस्कृति हम जब हड़प्पा काल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि नगर का नियोजन जब हुआ तो नगर नियोजन के साथ में व्यक्ति ने डेवलपमेंट करना शुरू किया और उसकी पॉपुलेशन ने ग्रो करना शुरू किया। ये जो जनसंख्या में वृद्धि हुई उसको हम 1951 से जब देखते हैं, 1951 में हम देखते हैं कि लगभग जो जनसंख्या थी वो 361.08 लगभग लाखों में थी। उसमें हम जब देखते हैं तो नगरीय जो जनसंख्या है वो 62.44 है
और कुल जनसंख्या में हम जब नगरीय जनसंख्या को काउंट करते हैं तो 17.21 आता है, 17.29। 1951 के बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 61, 71, 81, 91 एंड 2001, तो ये जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ हमें नज़र आया और बढ़ रहा है एक्चुअली में। 2001 की टोटल पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो 1028.15, उसमें नगरीय प्रशासन की जनसंख्या 286.97 एंड द टोटल परसेंटेज ऑफ द नगरीय पॉपुलेशन इज़ 27.82 हमें प्राप्त होती है। ये जो आंकड़े हैं वो बेसिकली भारत सरकार की जनसंख्या निदेशालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू सी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, सो यू कैन गेट फ्रॉम द पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, एंड यू हैव टू लॉग इन फॉर दैट वेबसाइट। 1901 से लेकर के लगभग 2001 तक के जो आंकड़े हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भारत में 72.2% जनता गांव में और 27.8 के लगभग 2001 में शहरों में रह रही थी। वर्तमान में हम देखते हैं तो 2011 की जनसंख्या की आंकड़े चूँकि हमारे पास नहीं है अवेलेबल, हम ये निश्चित नहीं बता सकते हैं कि अब अर्बनाइजेशन एंड जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है उसका बैलेंस कितना है। रूरल जो पॉपुलेशन है वो और अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन को करने के लिए वो जो डेटा है विच वी कैन फ्रॉम द वेबसाइट फॉर द पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, वहाँ हम इनको कंपाइल या कंपेयर कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता से लेकर 92 से 93 तक की जितनी भी संस्थाएं हैं वो हम प्रथम भाग में स्टडी कर सकते हैं, और 92 से 93 के संविधान संशोधन में दिए गए 74वें संविधान संशोधन के बाद में जो भी इनकी संरचना में चेंज आया है वो हम इसके सेकंड पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। हमारे देश में 1950 में संविधान के प्रवर्तन के पश्चात नगरीय प्रशासन क्षेत्र को हमने 6 भागों में बांटा है: नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी मंडल और एकल उद्देशीय अभिकरण। चूँकि जो नगर निगम और नगर परिषद है उनका ऑर्गेनाइजेशन चूँकि बड़ा है, क्योंकि दीज आर फ्रॉम द मेट्रो सिटीज़ एंड दीज आर फॉर द महानगर, सो दिस इज़ द वेरी बिग सिचुएशंस टू डील द विथ दैम। इस दोनों चीज़ों को जो नगर निगम और नगर परिषद है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे जो हमारा स्टडी पार्ट है वो है आपका कस्बा क्षेत्र समिति। कस्बा क्षेत्र समिति में वो आता है जहाँ पर गांव से शहरीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है। ना तो ये स्थान गांव बन पाते हैं और ना ही पूरी तरह से शहर बन पाते हैं। ऐसे जो संक्रमणकालीन क्षेत्र में जो व्यवस्था है या ये जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है उनको हम बेसिकली कस्बा क्षेत्र समितियों के नाम से जानते हैं। देश के असम, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऐसे कई राज्य क्षेत्र हैं जहां पर कस्बा क्षेत्र समितियां पाई जाती हैं। इस तरह गठित कस्बा क्षेत्र समितियों की 80% अकेले उत्तर प्रदेश में गठित की गई हैं। इन समितियों में अंशतः सदस्य निर्वाचित और शेष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इन समितियों पर संबंधित जिलाधीश को पर्यवेक्षण व नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त होता है और इन्हें नगर पालिकाओं की तुलना में कम स्वायत्तता मिली होती है। जिलाधीश का अधिक कठोर इन पर नियंत्रण होता है। ये जो सिस्टम है, ये जो समितियां हैं, ये बहुत स्मॉल उसमें पाई जाती हैं एरिया में, पर चूँकि इनका अपना एक तरीका है, इनका अपना एक प्रोसीजर है, तो हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में यदि आप केरला को स्टडी नहीं करते हैं, यदि आप यूपी को स्टडी नहीं करते हैं, यदि हम असम और मेघालय की तरफ नहीं जाते हैं या जम्मू का डिस्कशन नहीं करते हैं, तो हमारा जो लोकल सेल गवर्नमेंट का जो स्टडी है वो इनकम्प्लीट रहता है। क्योंकि त्रिस्तरीय में हम जैसे राजस्थान में देखते हैं कि नागौर ज़िले से पहली बार 1969 में ये स्टार्ट किया गया,
तो राजस्थान की प्रोसीजर को समझने के लिए हमें वही 3 टायर्स में जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से वार्ड समितियों को देखना पड़ेगा और कस्बा क्षेत्र समितियों को भी स्टडी करना पड़ेगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी मंडल और एकल उद्देश्य अभिकरण। टुडे we discuss this one chapter. In the next class we are going to discuss the next part and we hope कि हम अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ नॉर्मल होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।